There are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. There is a way to remember this process: post office, Samne, district center. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Now, what does it mean? It means that you are manager at any organization at any level, you need to follow these steps in order to fulfill your responsibility as a manager, because every manager has to make plans, every manager has to organize the activities and duties of his or her team, every manager has to ensure that proper staff is available with proper skills. They also have to direct the team, they lead them, they direct them, they motivate, supervise, they coordinate with them, they communicate with them. So that's all a part of directing. Then the last one is controlling. Every manager has to make sure that everything is done as per as it was decided. So these are the 5 steps that every manager has to apply during his profession. Every manager has to do planning, then organize the activities, staff should be there for the right activities, directing of them on regular basis so that they can be motivated, they should be supervised, and they are the ones that they are human beings, so they should be communicated whenever they have any concerns, and at the end everything should be done with proper control. And at the end, once your target has been achieved, then you have to see whether you achieved your target properly or whether you underachieved it or you overachieved it. For example, if the target was to produce 100 units of a product, let's suppose calculator, and the production team managed to produce 120 calculators, so they overachieved the target. अगर किसी कंपनी में टारगेट था कि उनको 100 कैलकुलेटर बनाने हैं और अगर बाय एनी चांस वो 120 कैलकुलेटर्स बना के दिखा देते हैं, तो जो 20 कैलकुलेटर्स की आपकी सरप्लस में डेविएशन आई है, नाउ इट शुड बी करेक्टेड. येस, इट शुड बी करेक्टेड. फ्यूचर में आपको स्टैंडर्ड फिर 120 का रखना है. दैट्स हाउ यू करेक्ट दिस सिचुएशन. तो कंट्रोलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कोई नेगेटिव डेविएशन है या फिर पॉजिटिव डेविएशन है, तो उसको मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करे और फिर ऐसी पॉलिसीज फ्यूचर में बनाए जिससे हमारा टारगेट टाइम से और ऑथेंटिकली अचीव हो, जितना हम एक्चुअली अचीव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली टारगेट हमारा फाइनलाइज करना चाहिए एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग. सो द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग. प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि करना क्या है और कौन करेगा और कैसे करना है. what to do, how to do and who will be doing the task. So that is planning. तो आप गोल्स पहले से डिसाइड करते हो और डेवलप करते हो कैसे आप गोल्स को अचीव कर सकते हो इफेक्टिवली, मतलब कैसे आपके प्लान इफेक्टिव हो और कैसे उनका कंप्लीशन कम से कम रिसोर्सेज में हो. आपका एफिशिएंसी का मतलब होता है रिसोर्सेज का कम से कम लगना, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम का पूरा होना, दैट इज इफेक्टिवनेस. ऑल राइट सर. प्लानिंग से आप देखो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम फ्यूचर में आएंगे ही नहीं, बट आप उनको ज़रूर मिनिमाइज कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ कंटिंजेंट है. हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो आपको पहले से ही उनके लिए प्रेमिसेस बना के चलने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड करा कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे थ्रू पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग, घर घर जाके आप प्रोडक्ट को बेचोगे, बट लॉकडाउन लग गया, तो कैसे अब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आप ऑनलाइन करोगे. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद मल्टीपल प्लान्स कि अगर फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है देन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट. तो ऐसा कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, एंड दैट थिंग इज दैट अब कुछ लोग उससे आर्ग्यू करते हैं कि सर अगर हमारा प्लान ए है तो हमें एक ही तरफ डायरेक्शन में काम करना चाहिए, हमें दूसरे प्लान की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. बट देखो, दोनों प्लान्स को आप रिलेट कर लो ना, कि अगर प्लान ए को अपनी प्रायोरिटी दो और अगर प्लान ए में कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए तो वो चेंज प्लान बी से रिलेट कर लो कि ये स्टेप आप लोगे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इफ़ यू वोंट बी प्रिपेयर्ड देन आपका प्लान ए वर्क कर ही नहीं पाएगा. तो यू शुड बी रेडी विद द प्रेमिसेस बिकॉज इन्वायरमेंट इज कंटिंजेंट, नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, राइट. तो आपको ऐसे भी प्लान बनाने हैं जो इन्वायरमेंट के साथ डील कर ले अगर कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में हो जाएगी. तो पता होना चाहिए फ्यूचर को जितना ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करोगे उतना अच्छे से प्लानिंग काम कर पाएगी, क्योंकि आप तैयार रहोगे हर एक सिचुएशन के लिए. तो सपोज करते हैं कि एक मैनेजर ने सपोज करो सीईओ ने, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक टारगेट सेट करा कि इस मंथ में हम 30% एक्स्ट्रा फ़ोन बेच के दिखाएंगे. 30% एक्स्ट्रा. लास्ट मंथ उनके फ़ोन की सेल थी 10,000
उनके फ़ोन इंडिया में ऑल इंडिया एक कंपनी के 10,000 फ़ोन्स की सेल हुई थी, बट दिस मंथ दे हैव टारगेटेड कि इस महीने की जो सेल होनी चाहिए वो 13,000 फ़ोन की होनी चाहिए. नाउ दैट इज़ देयर प्लान, दैट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव, दैट दे वांट टू हिट अ सेल ऑफ टारगेट 13,000, राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ एंड कौन क्या क्या करेगा ये भी पता होना चाहिए. तो एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, कैसे सेल्स को बढ़ाया जाएगा, राइट. तो ये काम आपका और बेटर वे में समझ में आता है ऑर्गेनाइजिंग में, जब आप ड्यूटीज असाइन करते हो कि हमें एक पर्सन ज़रूरी है जो सेल्स टीम को लीड करेगा, उसके लिए हमें 2 असिस्टेंट्स भी चाहिए होंगे, फिर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो अलग अलग ब्रांचेस में जाके लोगों की ट्रेनिंग करवाएंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है और कैसे डील फाइनलाइज करनी है. तो सबका क्या क्या काम होगा वो सबको पता होना चाहिए. ग्रुप करेंगे टास्क को, सेल्स वाले अपना काम करेंगे, प्रोडक्शन वाले अपना काम करेंगे, फाइनेंस वाले अपना काम करेंगे, तो अपना अपना टास्क वो बाइफरकेट कर लेंगे. एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, सबके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कौन क्या क्या करेगा. एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो भी हमें पता होनी चाहिए टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान. ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली हमें ग्रुप करना होता है अलग अलग टास्क को, ताकि सब लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको पता लगे कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी अथॉरिटी कितनी है और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सबको क्लैरिफाई होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या है, मतलब कौन ऊपर लोग हैं और कौन बॉटम लेवल पे आते हैं. तो वो ऑर्गेनाइजिंग से क्लियर होता है. जो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइजिंग से ही समझाया जाता है, टॉप मिडल और बॉटम, और उसमें भी कौन कौन लोग हैं, किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो ऑर्गेनाइजिंग में देखा जाता है. और अगर कोई पोजीशन वेकेंट है, जिस पर्सन की हमें ज़रूरत है, मान लो हमें एक असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसको स्टाफिंग के थ्रू पूरा करना है. ये जो वेकेंट पोजीशन है, जो वैकेंसी है, इसको हमें पूरा करना है. वी हैव टू मेक श्योर कि हैव राइट पीपल फॉर राइट जॉब. तो हमें एक पर्सन लेके आएंगे जिसने मार्केटिंग में कोई बैचलर्स या फिर मास्टर्स की स्पेशलाइजेशन करी है, सो दैट वी कैन फिल द राइट जॉब एट फ्रॉम द राइट पर्सन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है एक मैनेजर का कि वो इंश्योर करे कि हर एक जगह पर सही पर्सन सही क्वालिफिकेशन के साथ अवेलेबल होना चाहिए, ताकि तभी तो कंपनी गोल अचीव हो पाएंगे. जब आपके पास प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल नहीं है अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाओगे. इसको हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. जो भी लोग कंपनी में जाके काम करते हैं वो एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं. जैसे कि मशीन एक रिसोर्स है, बिल्डिंग एक रिसोर्स है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्स हैं. उनकी स्किल्स, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका एक्सपीरियंस उनको एक रिसोर्स बनाता है, राइट. तो ये सब लोग वहाँ जाके काम करते हैं, बट इनको जब सेलेक्ट करा जाता है तो सबसे पहले स्टेप होता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करना वैकेंसी के लिए. अभी असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की वैकेंसी है, तो अब आप इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करो, न्यूज़पेपर में ऐड दो, अपनी वेबसाइट पे ऐड दो, naukri.com पे आप ऐड दो कि हमारे यहाँ वैकेंसी और अप्लाई करो, ताकि आप एक पूल क्रिएट करो एप्लीकेंट्स का जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. तो आप फिल्टर कर लो जो लोग बेसिकली एलिजिबल हैं, और आप लोग उन लोगों को साइड लाइन कर दो जो लोग एलिजिबल नहीं हैं. तो अब इससे ये स्क्रीनिंग हो जाएगी हु आर एलिजिबल एंड हु आर नॉट. तो जो लोग एलिजिबल नहीं है वो लोग तो पहले ही निकल जाएंगे पहली स्टेज में रिक्रूटमेंट में. फिर अब जो लोग फिल्टर आउट होकर आपने निकाले कि हाँ ये लोग ठीक है जिन पे हम आगे इंटरव्यू कर सकते हैं, तो वो सिलेक्शन की स्टेज होती है जब आप उनसे उनके टेस्ट लोगे, उनके मेडिकल टेस्ट होंगे, उनके पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे. इसके अलावा उनका इंटरव्यू होगा, उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा, उनके रिश्तेदारों से, उनके फ्रेंड्स से, उनके प्रोफेसर से पूछा जाएगा कि ये पर्सन कैसा है. उसके बाद फिर उनकी प्लेसमेंट होगी. प्लेसमेंट में उनको फेमिलियर करवाया जाएगा कंपनी के कल्चर के साथ, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके साथ, उसकी टीम के साथ. तो ये सब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में होता है. प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने प्लेस दे दी नए एम्प्लॉय को कि हाँ आप यहाँ पर प्लेस हो जाओ, ये आपकी जगह है, अब ये आपकी जॉब है, आपको ये काम संभालना है. देन फिर उनकी ट्रेनिंग भी करवानी ज़रूरी है ना. जब एक पर्सन की प्लेसमेंट लग जाती है तो उनकी कुछ टाइम तक पहले ट्रेनिंग चलती है. फिर ट्रेनिंग के बाद उनको कुछ टाइम तक प्रोबेशन पीरियड पे डाला जाता है चेक करने के लिए कि क्या ये लोग इस कंपनी के लिए सूटेबल है भी या नहीं है. तो अगर वो सूटेबल नहीं होते तो उनको फिर कंपनी वाले निकाल देते हैं, और जो सिलेक्शन में कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स निकल के आए थे फिर उनको कॉल आउट करा जाता है फॉर ट्रेनिंग अगेन. तो इसीलिए पहली ही स्टेज में बहुत क्लैरिफाई करके आपको ठीक ठाक चलना है. आपको वही लोग हायर करने हैं जो कंपनी के लिए एक रिसोर्स बन सकते हैं. इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो बेसिकली बहुत ध्यान से अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, एनालिस्ट को, प्रोग्रामर्स को, डेटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स,
बहुत मुश्किल से हायर करा जाता है किसी भी पोजीशन के लिए एक एम्प्लॉय को, टाइम लगता है, मुश्किल तो रॉन्ग वर्ड है बट टाइम लगता है, और एक क्राइटेरिया लगता है कि किस पोजीशन में किस एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करा जाएगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर क्राइटेरिया नहीं है तो फिर किसी को भी हायर कर लो ना। तो यू शुड बी क्लियर कि जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या काम वो करेगा कंपनी में जब उसको सिलेक्ट कर लोगे। सो दैट्स ऑल स्टाफिंग इज अबाउट। देन व्हेन यू हैव selected the people, you have selected the people, आपने उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी है, the next thing a manager has to do is to motivate them that yes you can achieve your target on time, एंड ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिसमें एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएं। देखो आसपास का इन्वायरमेंट तो अच्छा होना चाहिए ना, आप जहाँ पर भी जॉब करने के लिए जाओगे आप यही चाहोगे कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपके सुपीरियर आपकी बात सुने, आप का सजेशन सुने, एंड आप की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो। तो मोटिवेशन से और लीडरशिप से ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है। मोटिवेशन और लीडरशिप में फ़र्क होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि यू आर क्रिएटिंग एन इंट्रिंसिक विल इनसाइड समवन टू डू समथिंग। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी के अंदर विल पावर क्रिएट कर रहे हो, और लीडरशिप का मतलब होता है कि आप किसी को डायरेक्शन दिखा रहे हो कि व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू डू, एंड यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड दैट इफ यू कैन डू इट अदर्स कैन ऑल्सो डू इट। दैट्स व्हाट अ गुड लीडर डज। दैट लीडर एक स्टैंडर्ड सेट करता है। एक अच्छा लीडर कभी भी खाली नहीं बैठता, लीडर सबसे आगे रहता है, पूरी टीम के अंदर आगे खड़ा रहता है, सबका सपोर्ट करता है, सबका स्टैंड लेता है। तो लीडरशिप, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, लीडरशिप एक नेचुरल एलिमेंट है। अब हम सबके माइंड में भी ऐसी चीज़ें होती है ना कि अगर कोई पर्सन टीम को लीड कर रहा है तो उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका फिजिक दिखने में थोड़ा बल्कि होना चाहिए, थोड़ी उसकी आवाज़ हैवी होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ वी प्रिस्क्राइब अ लीडर इन आवर माइंड, बट दैट्स नॉट इट। वी ऑल्सो सी कि वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, और उनको नॉलेज कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, और वो कैसे लीड कर रहे हैं। वी ऑल सी दोज थिंग्स, देन वी डिसाइड कि टीम का लीडर कौन होगा। कभी कभी क्या होता है कंपनीज के अंदर ना मैनेजर्स अलग हो जाते हैं, लीडर अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर की इतनी नहीं चलती जितनी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की चलती है। वो अच्छे से लीड कर पाता है, वो एक अच्छे से गाइडेंस बना पाता है, डायरेक्शन बना पाता है सबको क्या क्या करना है। तो एक ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मैनेजर पर्सन है तो वो लीडर भी है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लीडर है तो वो मैनेजर भी है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक लीडर में और एक मैनेजर में फ़र्क होता है। लीडर कोई भी बन सकता है, बट मैनेजर एक डेजिग्नेशन होती है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रमोशन के बाद पर्सन जाके एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे सिलेक्ट करा जाता है, राइट। डायरेक्टिंग में हम लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं ताकि उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कि सैलरी टाइम से नहीं आ रही या फिर वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इनफॉर्मली, ताकि वो लोग कंफर्टेबल रहे काम करते में। मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दो कि लोगों को काम करने का मन करे, विल पावर जनरेट करो। लीडरशिप होती है इन्फ्लुएंस करना, लोगों को रास्ता दिखाना कि हम क्या चाहते हैं उनसे, वो क्या करें। एक लीडर अपने फॉलोअर्स को रास्ता दिखाता है। अ गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज। एक अच्छा मैनेजर हमेशा तारीफ करेगा पब्लिक में और क्रिटिसाइज करेगा इन पर्सनल वे, ताकि देखो आप भी जब किसी पर्सन को कुछ भी बोलो ना, तो ऐसा हमेशा कहा जाता है कि प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन पर्सनल। बिकॉज इफ यू विल क्रिटिसाइज द पर्सन इन पब्लिक देन यू विल लूज द रिलेशन, ठीक है। सेकेंडली दैट पर्सन विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू और रिगार्डिंग यू। सो ये एक एडवाइस मैं आज दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप समझ जाओ कि आपको कभी भी किसी को कोई एडवाइस देनी है, किसी को कोई सजेशन देना है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि सिर्फ आप उनसे ही बात कर रहे हो और 10 लोग बीच में आपके आसपास नहीं होने चाहिए। बिकॉज तो वो लोग भी बोलना शुरू कर देंगे और आपकी बात वहाँ गलत हो सकती है। तो वेन एवर यू विल गिव एडवाइस टू एनी वन, देन मेक श्योर दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन ओनली। एंड जितना टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल रहे लाइफ में उतना ही करना, तो वो बेस्ट होता है। बट इन रियल टर्म्स जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना सही बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि कम बोलो और ऐसी चीज़ें बोलो जो कि यूजलेस हो। एक मैनेजर हमेशा जो भी बात अपनी टीम को बोलता है वो बहुत सोच समझ के बोलता है। अब हम टीचर्स भी जो भी वर्ड बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं ताकि स्टूडेंट कोई भी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए। तो ऐसे ही मैनेजर जब भी अपने टीम को काम समझाएंगे तो बहुत सोच समझ के बताएंगे। एक मार्केटिंग मैनेजर अपने असिस्टेंट्स को बताएगा कि उनको क्या क्या काम करना है, तो वो बहुत अच्छे से बाइफरकेट करेगा कि आपको पीपीटी बनानी है, आपको सर्वे करना है, और आपको मार्केट में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो दैट्स द वे डाउट्स कैन बी क्लियर्ड एंड थिंग्स वोंट बी एम्बिग्यूअस। किसी को डाउट नहीं हो किसी को क्या क्या करना है। कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप होता है मैनेजर का, कि उसको मॉनिटर करना है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो गोल की तरफ सही जा रही है या नहीं। तो कंट्रोलिंग में हमें स्टैंडर्ड सेट करना होता है सबसे पहले, तो ये प्लानिंग में हो जाता है। स्टैंडर्ड क्या है?
हमें सपोज करो 30% से सेल्स बढ़ानी थी, वही पुराना वाला एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ, और हम मेजर करेंगे कि हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ऑन अ पॉजिटिव साइड कि हमारी सेल्स होंगी 13,500 की, हमारा टारगेट था 13,000 का, एंड हमने जब मेजर किया तो जो हमारी करंट परफॉर्मेंस निकल के आई वो निकल के आई 13,500 स्मार्टफोन्स। अब हम कंपेयर करेंगे और हम करेक्टिव एक्शन लेंगे अगर हमें कोई डेविएशन मिली है, बट ये पॉजिटिव है। हमने 500 फ़ोन एक्स्ट्रा सेल कर दिए एज पर आर स्टैंडर्ड, जो हमने रखा था 3000 सॉरी मतलब वही 3000 एक्स्ट्रा फ़ोन का जो हमने टारगेट रखा था इस मंथ सेल का, हमने उसको एक्सीड करके 3500 एक्स्ट्रा फ़ोन बेच दी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। तो दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर द डेविएशन एंड वी कैन से कि नेक्स्ट टाइम टारगेट हम 15,000 का रखेंगे। येस वी कैन डू इट, अगर हम इतना इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं तो 15,000 तक भी हम जा सकते हैं, बट दे विल हैव टू चेंज अ प्लान फॉर दैट। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें वो पुराने वाले प्लान की भी यूटिलाइज करेंगे, बट ओवरऑल द इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। जो पॉलिसी आपकी लास्ट मंथ में वर्क कर गई ज़रूरी नहीं है कि वो इस मंथ में भी वर्क करेगी, तो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट चेंज ओवर एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड यू विल सी द चेंज ओवर। सो दैट्स हाउ मैनेजमेंट वर्क। सबसे पहले हर एक, चाहे कोई भी मैनेजर हो, उसको प्लानिंग करनी है अपने डिपार्टमेंट के लिए, फिर उसको बताना है कौन क्या क्या करेगा, फिर उसको ये देखना है कि लोग हैं भी या नहीं, ज़्यादा लोग हैं कम लोग हैं, वो स्टाफिंग का काम है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करो या दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र दो, और अगर कम लोग हैं तो फिर या तो इंटरनली प्रमोशन के थ्रू उन पोजीशंस को फिल करा जा सकता है, या फिर दूसरी मतलब ब्रांच में अगर कहीं ओवर स्टाफ है तो वहाँ से उनका ट्रांसफ़र यहाँ करवाया जा सकता है। और अगर लोग है ही नहीं कहीं से, कब तक इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लोगे, कब तक इंटरनली फिल कर लोगे पोजीशंस? तो कभी ना कभी तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और नई कंपनीज तो हमेशा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही करती हैं, राइट? बट दैट्स व्हाट स्टाफिंग डज। नाउ व्हेन यू हैव राइट पर्सन एट राइट प्लेस फॉर द जॉब, then you motivate them, you lead them, you direct them, you communicate with them so that they stay motivated to work hard and their vision is clear that they have to work towards the organizational goals achievement. And the very last step is control every stage of management. Whatever activities are going in the organization should be monitored and should be controlled time to time so that no one is having any doubt regarding what they are expected to do. Also, when your time period is up, you should check that whether you achieved your target or not. If not, if there is any deviation, you should take corrective action for that. So these are the functions that every manager does. So let it be top level manager, let it be middle level manager, let it be operational level manager. Every manager has to perform these 5 functions, given that they are having proper authority to do so. मैनेजर के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, वरना जो जो एक्टिविटीज़ की अथॉरिटी है उसके पास वो काम करेगा, बट अ टिपिकल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू डू दीज 5 steps. So I believe everyone is clear with these steps, and the best way of memorizing these steps are post office सामने district center, planning, organizing, staffing, directing, controlling. I'll stop the recording now.